भारत का लोकतंत्र ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक आइडिया है, एक सपना है, लेकिन ये सपना हमेशा से ही बड़ा ही जटिल और विवादों से घिरा रहा है। तो चलिए आज इसी सपने की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सपना वक्त के साथ बदला कैसे है। तो भारतीय लोकतंत्र के सपने को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा, इसकी नींव को देखना होगा। और मजे की बात यह है कि इसकी नींव ही आपस में टकराने वाले फिलॉसफीज पर बनी है। और ये कोई आज का टकराव नहीं है, नहीं, इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। देखिए, ये जो प्राचीन आदर्श है ना, ये त्याग और कह सकते हैं एक शेयर्ड एग्जिस्टेंस की बात करता है। मतलब एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो असल में सबका है और हमारा काम है उसका आनंद लेना, उस पर कब्जा करना नहीं। और यही सोच, यही आइडिया हमारे लोकतांत्रिक सपने का एक बहुत बड़ा पिलर है। अब ये देखिए, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। यहाँ दो प्राचीन ग्रंथ हैं और दोनों लगभग एक जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दो बिल्कुल ऑपोजिट, एकदम उलट पॉलिटिकल फिलॉसफीज की नींव रख रहे हैं। एक तरफ ईशोपनिषद है जो कहता है सब कुछ सबका है, त्याग में आनंद खोजो, और दूसरी तरफ है मनुस्मृति जो कहती है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो ब्राह्मण का है। मतलब एक तरफ बराबरी और साझा हक की बात, तो दूसरी तरफ जन्म के आधार पर हायरार्की और अधिकार का दावा। और सच कहें तो ये जो तनाव है ना, ये भारतीय समाज में हमेशा से रहा है। और ये जो टेंशन की हम बात कर रहे थे, ये हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम में भी साफ साफ दिखाई देता है। नलम दल और गरम दल, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, देखिए दोनों चाहते तो स्वराज ही थे, लेकिन दोनों के लिए स्वराज का मतलब और उस तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल अलग था। एक पिटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों पर यकीन करता था, तो दूसरा कहता था नहीं, हमें डायरेक्ट एक्शन चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के भारत में आते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में आम नागरिक अपनी बात कैसे रखते हैं, अपने डेमोक्रेटिक आइडियाज को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो होता क्या है कि जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा, तो वो सोशल मूवमेंट्स यानी सामाजिक आंदोलनों का रास्ता चुनते हैं। समाजशास्त्री चार्ल्स टिली ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। ये वो तरीका है जिससे आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल, एक साथ आते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं और सत्ता से अपनी मांगे रखते हैं। और ये आवाज कितनी बुलंद हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। किसान आंदोलन के दौरान जो जनरल स्ट्राइक हुई थी, उसमें पता है कितने मजदूरों ने हिस्सा लिया? करीब 25 करोड़, जी हाँ, 250 मिलियन। इसे इतिहास की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट में से एक माना जाता है। और इसी जनता की शक्ति का सबसे बड़ा, सबसे हाल का उदाहरण है 2020-21 का किसान आंदोलन। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है ये समझने के लिए कि एक सामाजिक आंदोलन असल में काम कैसे करता है। ये कोई 1-2 दिन का प्रोटेस्ट नहीं था, नहीं, ये आंदोलन 1 साल से भी ज्यादा चला। सोचिए, अगस्त 2020 में पंजाब की छोटी छोटी जगहों से शुरू हुआ, फिर दिल्ली के बॉर्डर्स पर महीनों तक डेरा जमाया और आखिरकार नवंबर 2021 में जाकर सरकार को कानून वापस लेने पड़े। ये एक लगातार चलने वाला सस्टेन्ड मूवमेंट था। और इस आंदोलन की क्रिएटिविटी देखिए, मतलब अपनी बात रखने के लिए किसानों ने क्या क्या तरीके नहीं अपनाए। भारत बंद तो था ही, साथ में हाईवे के टोल प्लाजा को ब्लॉक कर दिया, बैलगाड़ी रैलियां निकाली, दिल्ली तक मार्च किया, और तो और कुछ मीडिया आउटलेट से बात करने से ही मना कर दिया, हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं थी। इन नारों के पीछे, इन प्रदर्शनों के पीछे एक बहुत गहरी मॉरल कन्विक्शन थी और एक बहुत भारी कीमत भी चुकाई गई। संत बाबा राम सिंह के सुसाइड नोट का एक ये वाक्य अन्याय सहना अपमानजनक है। ये आंदोलनकारियों के दर्द और उनके संकल्प दोनों को बयां कर देता है। तो प्रोटेस्ट और आंदोलन तो एक तरीका है ही, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने का, उसे शेप देने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। कई बार नागरिक जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर, बिना किसी टकराव के बड़े ही क्रिएटिव तरीकों से भी बदलाव ला रहे हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है केरल का पीपल्स प्लानिंग प्रोसेस। यहाँ क्या होता है, यहाँ पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है। मतलब सबसे पहले गांव के लोग ग्राम सभा में खुद बताते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। फिर एक्सपर्ट्स उन आइडियाज पर काम करके प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनाते हैं और आखिर में फाइनल अप्रूवल के लिए वो प्लान वापस उन्हीं लोगों के पास ग्राम सभा में आता है। ये है असली ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, सीधे लोगों की भागीदारी से शासन। और ऐसा ही एक और नया टूल है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये सोशल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने का एक तरीका है। मतलब यहाँ लिस्ट होने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रूव करना पड़ता है कि उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि समाज का भला करना है। और सिर्फ कहना नहीं, उनकी कम से कम 67% एक्टिविटीज इसी सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ होनी चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी का एक नया मैकेनिज्म है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यह है शब्दों का युद्ध, भाषा की भूमिका, कि कैसे शब्द हमारी पॉलिटिकल रियलिटी को बनाते और बिगाड़ते हैं। ये स्लाइड एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव दिखाती है। एक तरफ देखिए स्वतंत्रता संग्राम की भाषा, शब्द थे स्वराज, सत्याग्रह, अनेकता में एकता, ये वो शब्द थे जो लोगों को जोड़ते थे। और दूसरी तरफ देखिए आज के कुछ शब्द,
टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, स्यूडो सेक्युलर, ये वो शब्द हैं जो लोगों को बांटने, उन्हें लेबल करने और बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। भाषा का कितना बड़ा शिफ्ट है। और इस बदलाव का असर क्या हुआ है? असर ये हुआ है कि हमारी पॉलिटिकल डिस्कशन, हमारी राजनीतिक बहस असली मुद्दों से, मजदूरी, अधिकार, न्याय, इन सब से हटकर एक वर्चुअल दुनिया में चली गई है। एक ऐसी दुनिया जहां फैक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं, जहां सच्चाई से ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है। तो आखिर में एक सवाल, एक सोचने वाली बात। भारत का जो आइडिया था वो एक सपने की तरह शुरू हुआ था, बराबरी का, आजादी का, न्याय का सपना। लेकिन जब उस सपने को बताने वाले, उसे बयां करने वाले शब्द ही बदल जाएं, तो फिर उस सपने का क्या होता है?